Is it possible to crack NEET PG while doing a full-time job after MBBS? हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अंकित और इन सवालों को कुछ जवाब देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। दिस ईयर नीट पीजी 2024 में मेरी जो रैंक आई वो 9600 के अराउंड आई है और दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक या ग्रेट रैंक। फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या पर्पज़ है इस वीडियो का, किन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? तो बेसिकली जो मेन पर्पस है जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो तो फर्स्ट जो डॉक्टर्स आते हैं वो है बॉन्डेड डॉक्टर्स। क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर स्टेट में, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, एमबीबीएस के बाद बॉन्ड होता है। आप जस्ट इंटर्नशिप खत्म करके सीधे बॉन्ड में घुस जाते हैं और एक बार जैसे ही आप सर्विस लाइन में आते हैं आपको 50-60,000 पेमेंट मिलने लगता है। कहीं ना कहीं मुश्किल होता है वापस से उस पढ़ाई वाली लाइन में आना और अपने आप को मेंटेन रखना, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं होता। आपके आसपास एक सेटल्ड लोग होते हैं जिनकी एक रेगुलर जॉब होती है, तो इट्स वेरी टफ। इवन अगर आप हेक्टिक ड्यूटी में फंस जाते हैं तो और भी ज़्यादा। सेकंड, ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भले बॉन्ड में नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और दिन में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई ऐसा 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने के लिए 1 साल या 2 साल के ड्रॉप नहीं ले सकता। पॉसिबल नहीं होता। एमबीबीएस ऑलरेडी इतना लंबा होता है कि घर वाले आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डॉक्टर बनने के बाद उनका सपोर्ट करें, और करना भी चाहिए। थर्ड, ऐसे लोग जो पूरी तरह से होपलेस हो गए हैं नीट पीजी के बाद कि यार मैंने तैयारी करी थी बट उतनी तैयारी नहीं हो पाई और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि नहीं हो पाएगा। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो भी। एंड फोर्थ, जिन लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ीरो का मतलब है कि एमबीबीएस में आपने पढ़ाई करी, ऑब्वियसली आप एमबीबीएस निकाल के यहाँ पे आए, बट स्टिल इंटर्नशिप में अगर आपका गैप हो गया या फिर अभी आपका 2-3 साल गैप हो गया और आप ज़ीरो से फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपका अप्रोच नहीं समझ आ रही कि कैसे आप फर्स्ट रीड करते हैं, क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए, क्या बीटीआर करना चाहिए, क्या बीटीआर इनफ है, या फिर प्रेप लैडर, मैरो, भाटिया, क्या यूज़ करना चाहिए आपको, सेरेबेलम यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो ये सारे सवालों के एक जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाय द वे, आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एज बीइंग मेडिको। ये मेरा पेज आप देख सकते हैं। कुछ 6700 के अराउंड फॉलोअर्स हैं और ये कुछ मेरी वीडियोज़ हैं, शायद कभी आपने देखी होंगी। तो अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं इस वीडियो में, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालता रहता हूँ इससे रिलेटेड, एंड ऑल्सो कुछ फ़नी वीडियोज़ भी वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो अगर अच्छा, और ये एक बात कि ये वीडियो किन के लिए नहीं है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ऑलरेडी ट्रैक पे हैं, आप जिसमें 10 से 12 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं, तो फिर या फिर आपका ऑलरेडी एक जीटी में अच्छा स्कोर आ रहा है, आपने इंटर्नशिप में अच्छी पढ़ाई की है, आप एमबीबीएस में टॉपर्स में रहे हैं, आपका टारगेट है कि आप टॉप 50 टॉप 100 में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज़ मेरी खुद की रैंक एकदम बहुत टॉप 50 टॉप 100 की नहीं है कि मैं आपको उस बारे में गाइड कर सकूं। मोस्टली इस वीडियो का पर्पस ही वो लोग हैं जिन लोग जॉब कर रहे हैं या जिन लोगों के बारे में मैंने बताया। तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल, और अगर आप नहीं भी करते तो आपको इस वीडियो से मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि मेरा एक रफ शेड्यूल मैं बता देता हूँ कि कैसे मैं वहाँ पे जब काम करता था तो क्या चीज़ें थी, कैसे मेरी ड्यूटी थी, ताकि आप अपनी ड्यूटी, क्योंकि आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कहीं काम कर रहे हैं, उसको मेरे से कंपेयर कर सकें और फिर हम एक शेड्यूल आप बना सकें उसके अकॉर्डिंग। तो मेरी जो ड्यूटी थी, जैसे एक रफली मैंने एक वीक का शेड्यूल डाला यहाँ पे, और बाकी लोगों के नाम मैंने हटा दिए हैं प्राइवेसी कंसर्न से। तो जैसे टोटल 4 नाम यहाँ पे, मतलब 4 दिन मेरी ड्यूटी लगी है एक हफ्ते में, टोटल 4 कैजुअलिटी लगी है। अपनी ड्यूटी वैसी लगती थी मॉर्निंग 8 to 2, 2 to 8 एंड देन 8 to 8। तो जो नाइट 8 to 8 होता था उसमें अपने को दिन में पोस्टमार्टम भी करना होता था। इसके अलावा हम वार्ड राउंड्स करते थे, हम 376 MLC वगैरह एग्जामिनेशन करते थे, इंजरी रिपोर्ट्स बनाते थे, कोई जेल वगैरह दाखिला होता था उससे पहले जो एग्जामिनेशन करते हैं वो करते थे, और जो भी जनरल ड्यूटीज़ होती हैं। इसके अलावा हम सारे डिपार्टमेंट्स एक सिंगल कैजुअलिटी में देखते थे, एक्सेप्ट गायनी, उसके लिए अलग था। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, प्राइमरी आप एक अकेले डॉक्टर ही देखेंगे उस 6 घंटे में। ऑब्वियसली आप स्पेशलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं कॉल पे, और इन इमरजेंसी बहुत ज़्यादा कुछ पे आते भी थे, बट फिर भी आप मेन जो डॉक्टर होते हैं आप अकेले होते थे, आप 2 या 3 लोग, या ऐसे नहीं होते थे कि डिपार्टमेंट वाइज आप होते। इसके अलावा और क्या किया जाता था, तो जो समन्स वगैरह होते हैं ये हम लोग अटेंड करते थे। एनक्वास कायाकल्प जैसे जब प्रोग्राम होते थे तो आप 10-15 दिन तो आप उसमें ही बढ़ जाते हो, क्योंकि एक प्रेशर होता है। आप डॉक्टर हैं वहाँ पे, आप इंटर्नशिप से निकलते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो एक ऐसा ग्रुप में होते हैं, बट वहाँ पे आप 10-12 डॉक्टर्स ही होते हैं मुश्किल से, तो आपकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लीड कर रहे हो वहाँ पे, तो ऐसी कुछ चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है जब बॉन्ड पे होते हैं या आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक रफ़ शेड्यूल था। ऐसा नहीं होता था कि मुझे वीक में हर वीक ऑफ मिले या फिर संडे को ड्यूटी करने पे मंडे को ऑफ मिलता है, ऐसा कोई रूल, ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी हम लोग लगातार 15 दिन में ड्यूटी करते थे। जिस दिन कैजुअलिटी नहीं होती थी उस दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरी ड्यूटी नहीं वहाँ पर ऑफ हो, नाइट के बाद एक ऑफ होता था, बट बाकी दिन OPD हमें करनी होती थी, जो कि मॉर्निंग 9 to 1 और शाम को 5 से 7 या फिर 4 से 6 सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता था। तो ये एक रफ़ शेड्यूल था। तो लाइफ वॉज टफ़, क्योंकि इतना फेवरेबल नहीं थी कंडीशन। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करता था, आई वॉज वर्किंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोंडागांव। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बॉन्ड कर रहे हैं तो सबसे बुरा प्लेस जो हो सकता है वो CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही होता है, क्योंकि सारी इमरजेंसीज जो होती हैं वो वहीं पे आती है। आपके नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं और सारे MLC PM ये सारे काम वहाँ पे होते ही हैं। मैं ये नहीं बोलता कि PHC वाले कम काम करते हैं, बट देखो यार, पढ़ाई के हिसाब से मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू वर्क। बट हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप एक बहुत वेल ट्रेन डॉक्टर बन जाता है, इन इमरजेंसी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो एक MBBS एक्सपेक्ट किया जाता है। मैंने 2 साल काम किया, ऑब्वियसली आई कैन से कि आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की इमरजेंसी में। आप ऐसे पैनिक नहीं होते, आप भीड़ मैनेज कर लेते हैं। बट क्योंकि इस वीडियो में पढ़ाई के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था तो इट वॉज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं मिलती थी या कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। सो लाइफ इज़ टफ बट सो आर यू। तो आप लोग के लिए भी अगर ऐसी कंडीशन है तो आगे देखते हैं कि फिर कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ की एक डाउट होता है कि आप हो सकता है आप MBBS में टॉपर रहे हो इसलिए आपने क्रैक कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। MBBS में आई वॉज अबव एवरेज, मैं ये बोल सकता हूँ। 150 की बैच थी, मैं मेरे ख्याल से टॉप 20-25 में था हूँगा। और इतनी ही रैंक आती थी ऑलमोस्ट। अब रैंक तो उसका आप नहीं बोल सकते, बट ठीक है, टॉप 20-25 लोगों में मैं रहता था। बट ऐसा कभी टॉपर नहीं था, फर्स्ट बेंच में बैठने वाला, हर टाइम आंसर देने वाला, ऐसी नहीं थी। इंटर्नशिप में मैंने नहीं पढ़ाई करी थी, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है चल रही थी। तो एक लाइन से मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसी गई, क्योंकि मैं 2016 बैच का हूँ, आई एम नॉट अ फ्रेशर। तो इसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेज में है लाइफ की, आप 18 बैच से हैं या 17 से हैं, 16, 15, 14, जिस बैच से भी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि कैसी जो प्रिपरेशन की फ़ेज़ थी वो चली या किस हालत में मैं था। जैसे इंटर्नशिप से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर इंटर्नशिप के टाइम मैंने बताया कि जो पढ़ाई थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि देखो हम लोग के में हमें पता था कि बॉन्ड है और एक जॉब है। और फाइनल ईयर में इतनी पढ़ाई करने के बाद एक एक मन सा हो गया था कि नहीं, अब काम करना, एक डॉक्टर वाली चीज़ें आनी, क्योंकि घर में भी सब पूछते हैं, आपके आसपास के लोग पूछते हैं, तो आपको पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ें। पढ़ाई आपने बहुत अच्छी करी बट प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पता होती, तो सीखने का जो था वो इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए इंटर्नशिप में कोई ऐसा नहीं था कि नीट PG क्रैक करना है या कुछ था, तो इसलिए उस टाइम पे पढ़ाई तो ऑलमोस्ट जीरो आप मान लो। MBBS का नॉलेज ऑब्वियसली था, लेकिन सीखने पे जहाँ सोचने को मिल रहा, कुछ भी मिल रहा, छोटा मोटा काम जहाँ भी कुछ सीखने को मिल रहा है, सेंट्रल लाइन, कैथेटराइजेशन, कुछ भी, हर जगह मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ सीख पाऊँ। तो इंटर्नशिप की पढ़ाई तो आप ज़ीरो मान लो, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो ज़ीरो में आप मान लो, जो कि 2021 से लेके 22 में था। इसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई जून 2022 में, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोंडागांव मिला। ये चुनने का नहीं होता है, डायरेक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग आए तो जैसे इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप इंटर्न होते हो, आपके ऊपर PGs होते हैं, 2-3 PGs हैंडल कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज बहुत टफ होता है, क्योंकि आप आपको बहुत सारे वर्कअप करने होते हैं। आप पूरा रेजिडेंसी की बात अलग है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कैजुअलिटी में आपको सिंगल हैंडेडली सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे सीखा जा सकता है। ये एक्चुअल जो जिस MBBS के बाद करने के बाद जो मैं इमेजिन करता था वो यहाँ पे कर सकते हैं आप। सिंगल जब 10-15 लोगों की भीड़ आती है, 3-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, इमरजेंसी RT है, किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, हेड इंजरी है, सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कर रहे हैं उस टाइम पे। तो ये कुछ काफ़ी अच्छा लगा। तो 6 महीने जो थे ऑलमोस्ट आप मान के चलो ऐसे ही निकल गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि काम मैंने 200% किया बिल्कुल, और पढ़ाई तो अब 20% मानो, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कोई मेरी भी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। और ये वीडियो भी मैं उसी स्टेज के लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कंफ्यूज है अपने रिसोर्सेज को लेके, अपने MCQs को लेके, अपनी स्ट्रेटजी को लेके। फिर नीट PG 2023 हुआ। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह किए थे, बट स्टिल मेरी 40,000 के अराउंड रैंक उसमें आई थी। उसके बाद आया द फेज़ ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हो गए। और देखो यार, आई वाज हैप्पी, क्योंकि उन्होंने एक ब्रेक लेकर पढ़ाई करी,
और फिर वो अपनी अच्छी ब्रांचेस में गए, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए। पर आपको ना एक रियलाइज़ होता है एक फ़ेज़ में कि नहीं यार, अब आपको भी कुछ करना ही पड़ेगा, वरना आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो फिर उस टाइम पे जब मार्च में सब हुआ, जब रिज़ल्ट आया अप्रैल में, जब भी काउंसलिंग तो हालांकि बहुत लेट हुई, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब एनालाइज़ करना चाहिए, मुझे बताना, खुद को बताना पड़ा फिर से। इतना एक लाइफ हो गई थी ना सर्विस की, कि खुद को फिर से बताना पड़ा कि नहीं यार, नीट यूजी में जब आपने इतने सारे लोगों से कॉम्पीट करके आप गए हो, तो आप वापस से 10-12 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई आप फिर से कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें फिर से खुद को समझानी पड़ी, वापस से दोबारा बैठना। जब एक बार ब्रेक हो जाता है ना 1-1.5 साल का, तो बहुत टफ होता है, लगातार 4-5 घंटे भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रेजुअली होता है, बट फिर भी। तो ये वो वाला फेज़ था जिस टाइम पे फिर से क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाने का अब समझ आ रहा था कि हाँ, अब ऐसे करना है, या फिर रिवीजन प्लान करने हैं, कैसे अगला 1 साल क्या होने वाला है, ये वाला टाइम था। अब जो प्रिपरेशन मैंने एनालाइज़ करी, आप लोग को इसमें साइड में दिख रहा होगा नोट्स में, 3rd ईयर 4th ईयर में जैसे सब ने उस टाइम पे डैम्स ज्वाइन करते, तो उस टाइम पे ऑनलाइन का उतना ट्रेंड नहीं था। तो फिर 3rd ईयर 4th ईयर में मैंने भाटिया की जो सैटेलाइट कोचिंग्स होती थी वो मैंने करी थी, और उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने ऑफलाइन नोट्स बनाए जो प्रिंटेड नहीं होते थे, जैसे अभी क्या होता है कि प्रिंटेड नोट्स होते हैं, तो उस टाइम पे प्रिंटेड नोट्स नहीं आते थे, तो हमने ऑफलाइन नोट्स बनाए। और वो नोट्स काफ़ी अच्छे थे, हालांकि थोड़े लेंदी थे, बट नोट्स काफ़ी अच्छे थे। 3rd ईयर 4th ईयर मैंने काफ़ी अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को तो पढ़ लिया था। पर क्या हुआ कि अब जब मैं उनको एनालाइज़ करने के लिए गया, तो क्योंकि उसमें फ़ोटोज़ नहीं थी, और उस टाइम पे हम फ़ोटो थे तो क्लिक करके रखते थे। अब फ़ोटो आप अलग रख रहे हो, नोट्स आपके ऑफलाइन प्रिंट करा के आप चिपका रहे हो, ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर ना अब ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे नोट्स चाहिए जिसमें फ़ोटोज़ इंक्लूडेड हो। सोर्स चेंज नहीं करना चाह रहा था मैं उस टाइम पर भी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एक सोर्स आपको चेंज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आगे बात करूँगा। बट फिर भी मैंने भाटिया के नोट्स को पढ़ना उस टाइम पे ऑलरेडी पढ़ा था, तो आप मान के चलो कि उस टाइम पे याद नहीं थी चीज़ें, पर फिर भी 3rd ईयर 4th ईयर का मेरे को कॉन्फिडेंस था। बट उसमें फ़ोटोज़ नहीं थी, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने की थी होगी मुश्किल से 10% से कम आप बोल सकते हो, मैंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करी नहीं थी, इतना सारा मॉड्यूल है। तो थोड़ा ऐप जो था उस टाइम पे भाटिया का, करंटली उसका ऐप काफ़ी अच्छा हो गया, पर उस टाइम पे ई गुरुकुल जो था वो काफ़ी लैग करता था, काफ़ी हैंग होता था। तो वो ना एक एक फ़ील नहीं थी उस एमसीक्यू वाले प्रैक्टिस में। उस टाइम पे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, बट एमसीक्यू क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते थे, बट ये जो ऐप वाला फेज़ था वो गड़बड़ हो रहा था। अब मुझे लगा कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो यार देखो, आप भी अपना प्लान बनाओगे तो आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, जैसे क्योंकि आप जॉब कर रहे हो। तो जो पहली चीज़ थी वो एक्सेप्टेंस में वो थी कि मैं पूरे हफ्ते में 7 दिन नहीं पढ़ाई कर सकता, क्योंकि आपकी नाइट ड्यूटी होगी, आपकी पोस्टमार्टम वाली ड्यूटी होगी, आप नाइट में नहीं सो पाए तो अर्ली मॉर्निंग आपको दिन में बिल्कुल होगा आपको, क्योंकि दिन में आप पोस्टमार्टम किए, आप नाइट में गए, आप सो नहीं पाए, अगले दिन आपका आधा सोने में निकल गया, फिर आप पढ़ाई कर पाओगे। लेकिन ये कि 7/7 आप नहीं कर सकते जब आप जॉब कर रहे हो, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड कि मैं 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकता डे में। भले मेरी 6 घंटे की ड्यूटी है और आपको लगेगा कि 24 घंटे में 6 घंटे की ड्यूटी, बट आप जब कैजुअलिटी की हेक्टिक ड्यूटी करके आते हो, आप ऑलरेडी इतने थक जाते हो। पहले के 2 घंटे आप तैयार वगैरह होने में, आपको खाना वाना खाने में, ये सब निकाल लो, आके भी वही होता है, आप काफ़ी थक जाते हो। तो आप 10 घंटे, 6 घंटे को आप 10 घंटे इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद जो टाइम मिलता है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि 10 से 12 घंटे की जो स्ट्रेटजी सारे टीचर्स बता रहे थे, मोस्टली सारे कोचिंग्स में इसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है कि अब 10 से 12 घंटे पढ़ो। बट मैंने एक्सेप्ट कर ली कि नहीं, उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, मुझे अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ड्यूटी हेक्टिक होगी, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। एक ऐसा होता है कि मेरे टाइम पे ज़्यादा केसेस आते थे, और वो था भी, सच भी था। बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी ड्यूटी हेक्टिक ही रहेगी, और उसमें रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें चेंज ही नहीं की जा सकती, आप डीएच में कैजुअलिटी में हेक्टिक होना ही है, उस पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी। अब मैंने एक गोल बनाया। आपको एक रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस स्टेज में हो, आप एकदम आप बोलोगे कि नहीं यार, अब मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा और 6 घंटे जॉब करूँगा, 2 घंटे सोऊंगा, ऐसा नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि मैं दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ूंगा, और हफ्ते में 5 से 6 दिन पढ़ूंगा, जिसमें जो भी 4 से 5 घंटे का एक सेशन होगा वही पढ़ सिर्फ। क्योंकि जो जनरली ऐसा सेशन होता है कि अब 3 घंटे पढ़ो ब्रेक लो, 3 घंटे पढ़ो ब्रेक, वो उतना नहीं हो पाता जब आप जॉब कर रहे होते हैं। तो पहले मैंने ये सोचा। दूसरा कि अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मान लो मेरी ड्यूटी है, या फिर कहीं और मुझे जाना पड़ गया, समन है, कोर्ट, कुछ भी, तो नेक्स्ट डे अगर मेरे ऑफ़ मिल रहा है, मुझे नाइट किया और मेरे ऑफ़ मिल रहा है, तो मैं उसका डबल करूँगा। भले उस टाइम पे मैं थोड़ा कम सो, लेकिन मैं उसका डबल करूँगा। लाइक फर्स्ट डे अगर मेरी 4 घंटे की छूट गई, तो अगले दिन मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। दूसरी चीज़, अगर मेरी ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट में है तो मैं शाम को पढ़ूँगा, अगर शाम को है तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ूँगा,
अगर नाइट है और पोस्टमार्टम नहीं है तो दिन में पढ़ लूँगा। नाइट ड्यूटी के टाइम पढ़ने का मैंने प्लान नहीं बनाया, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं ना कि आप अगर आप सोचोगे ना कि आप पढ़ के आओगे या वहाँ एक आध चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं ड्यूटी के टाइम पढ़ने का नहीं, MCQ करने का सोच कर जाता था, बट पढ़ने का मैं ड्यूटी के टाइम प्लान नहीं करता था। इसलिए मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं रूम के बता रहा हूँ, जहाँ पे आप रह रहे हो कि रूम पे या लाइब्रेरी पे इतने घंटे में उसके बाद पढ़ाई करूँगा। तो बेसिकली ऐसा था कि अब लड़ना है, क्योंकि बिना लड़े हार मानना और नेक्स्ट ईयर PG करना है ये सोचना बहुत ईजी था। बट फिर भी ऐसा था कि एक अटैम्प्ट अपना बेस्ट यहाँ पे देना है। सिचुएशंस काफ़ी टफ़ थी, टॉक्सिक भी था, कुछ कुछ चीज़ें थी DH की जो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता मैं, बट चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं थी। तो इसलिए अब ऐसा था कि देख लेंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि मैंने मई 2023 के अराउंड ढंग से प्रिपरेशन शुरू करी और ये सारे गोल्स मैंने सेट किए। बट फिर भी क्या है कि जो सब्जेक्ट्स होता है ना कि नहीं आप 3 दिन में या 2 दिन में एनेस्थीसिया कंप्लीट करे हो, डर्मा कंप्लीट करो, वो सारी चीज़ें, या फिर मेडिसिन आप चलो 15 दिन में कंप्लीट करो, वो डेढ़ महीने एक महीने ऐसा लग जा रहा था, क्योंकि ड्यूरेशन कम हो गया। आपके ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कोचिंग्स वाले प्रोवाइड करते हैं वो इस हिसाब से होता है कि अब दिन में 10 घंटे 8-9 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। अब अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो लैग आता ही है। तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा, अब क्या किया जा सकता है। बट फिर भी जो भी जितना भी हो पा रहा था, देखो कुछ नहीं से कुछ सही इज़ बेटर, तो जितना भी हो पा रहा था मैं पढ़ ही रहा था उस टाइम पे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ आया, इसमें छत्तीसगढ़ के हम सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक करी, रेगुलर डॉक्टर्स ने भी और बॉन्डेड सब ने। हमारी कुछ डिमांड्स थी कि बॉन्ड्स को जो है 2 साल का उसको 1 साल का किया जाए, और दूसरी चीज़ कि हमारी जो सैलरी थी पहले 55,000 थी, वो उसे हम लोग बढ़ाने का, जो कि अराउंड 69-70,000 के अराउंड करने का ट्राई कर रहे थे। एरिया वाइज डिफ़र करता है, बट ये 2 डिमांड्स के कारण हमारी स्ट्राइक थी। पूरे जो जितने एसोसिएशन होते हैं हेल्थ के, सारे लोगों ने मिलकर ये स्ट्राइक की थी। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि स्ट्राइक कितने दिन चली गया। मैं रायपुर भी गया, मैंने स्ट्राइक भी ज्वाइन करी, 1 आध हफ्ते लगभग वहाँ पर रहा। उसके बाद आई थॉट कि यार अब थोड़ा इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं फ्री हूँ। और ऑब्वियसली मैं सपोर्ट में था, मैं ड्यूटी ज्वाइन करने का नहीं सोच रहा था। बट ये है कि मुझे लगा अब चीज़ों को, क्योंकि अब दिन भर फ्री हो तो एक प्लान किया जा सकता है कि अब दिन भर पढ़ सकते हो। नोट्स की जो कन्फ्यूज़न जो चल रही थी अभी भी भाटिया के नोट्स से पढ़ने के कारण, तो वो सारी चीज़ें अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब 6 दिन आप मान लो, क्योंकि हम लोग की जो स्ट्राइक थी वो 24 डेज़ के अराउंड चली थी। 6 दिन आप हटा दो, जैसे ही फिर नेक्स्ट डे मैं वापस DH के सामने ही मेरा क्वार्टर था, वहीं जाके रहने लगा, बट ड्यूटीज़ नहीं अटेंड करा था। उस टाइम पे मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने सेरेबेलम के क्विक रिवीजन नोट्स पढ़े अपने दोस्त की एक ऐप से, और क्विक रिवीजन के नोट्स मैंने पढ़ के देखे। तो क्योंकि मुझे लगा कि अब रैपिड रिवीजन या क्विक रिवीजन कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटोज़ आप इंक्लूड करने का टाइम नहीं था मेरे ऑफलाइन पेपर वाले नोट्स में। तो फिर मैंने क्विक रिवीजन सेरेबेलम के नोट्स ट्राई किए, और दे आर वेरी गुड नोट्स। अभी भी मैं बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जो मैंने देखे हैं अभी तक। जब मैंने मैरो के नोट्स पढ़े, मैंने प्रेप लेटर पढ़े, मैंने भाटिया के भी पढ़े, पर जो कंसाइज नोट्स मुझे सेरेबेलम के मिले वो मुझे और किसी में, ऑब्वियसली सारे नोट्स अच्छे हैं, उन्होंने भी जो रैपिड रिवीजन है क्विक रिवीजन बनाए सारे नोट्स अच्छे हैं, बट क्योंकि मैंने सेरेबेलम के क्विक रिवीजन नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया या फिर ज़्यादा पढ़ाई किया, मुझे लगता है कि वो नोट्स काफ़ी अच्छे थे। इवन अगर आपने कुछ कुछ सब्जेक्ट के बेसिक्स भी नहीं पढ़े अगर ढंग से, तो भी आपको वो चीज़ें समझ आ सकती हैं उससे। और जो सब्जेक्ट्स मेरे भाटिया के स्ट्रॉन्ग थे, जैसे सर्जरी के डॉक्टर जय सर, और एनाटमी डॉक्टर अश्विनी कुमार, तो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर पंकज, गायनी डॉक्टर रम्याश्री, ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे, इवन साइकेट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने हटाए नहीं। इन सारे सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी सब्जेक्ट्स थे वो मैंने क्विक रिवीजन से पढ़ना स्टार्ट किया सेरेबेलम के। और मैंने मैरो की सब्सक्रिप्शन ली, जो जिसमें सिर्फ MCQ और टेस्ट वगैरह होते हैं। क्योंकि देखो यार, एक होता है कि आप वीडियोस देख के सीखते हो, और दूसरा एक होता है कि आप पढ़ाई, मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर लगता था। वीडियोस इजी होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देखने के बाद नोट्स वो करना, एंड फिर से, क्योंकि आपका एक बेसिक अगर क्लियर है तो आपको मेरे ख्याल से वीडियोस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा एक टारगेट था कि वीडियोस से मैं और ज़्यादा थक जाता था, फिर दोबारा पढ़ना एंड वॉल, उससे अच्छा मुझे नोट्स ज़्यादा बेटर लगते थे। तो मैं नोट्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और इतने अच्छे वर्ड्स में लिखा कि बिना वीडियोस के भी सारी चीज़ें समझ आने लगी। तो ये पहली चीज़ हुई। अब ये जो स्ट्राइक वाला पार्ट था, इसमें मैंने अपना एकदम एक पेस आ गया कि नहीं यार अब किया जा सकता है। मार्च में उस टाइम पे एग्ज़ाम था, स्टार्ट तो वहीं से हुआ था, बाद में पोस्टपोन प्रीपोन हुआ, बट मार्च के अकॉर्डिंग ये तैयारी चल रही थी। तो अब मैंने फाइनल करने की पढ़ाई जो होगी, भाटिया के जितने सब्जेक्ट्स अच्छे हैं उनको छोड़ के सेरेबल एंड क्विक रिवीजन के नोट्स से होगी। और दूसरी चीज़ कि जो
टेस्ट है वो MCQ और ग्रैंड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये चीज़ मैरो से होगी। मैं इसके बारे में और डिटेल में अलग से बात करूँगा कि आप कैसे इन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो, बट फिर भी मैंने जो टेस्ट वगैरह थे वो मैरो से दिए, पढ़ाई मैंने क्विक रिविजन और भाटिया से मिला के की। इसके बाद अगर रिसोर्सेज के बारे में एग्जैक्ट बताऊँ तो मैंने तुमको बताया कि मैं इस टाइम पे सोर्स चेंज कर चुका था, और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि आप सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए आपको एकदम एग्ज़ाम के क्लोज, और बिल्कुल एग्ज़ाम के क्लोज तो सच में नहीं करना चाहिए, बट मेरे पास 6 महीने थे उस टाइम पर भी, इसलिए मुझे लगा कि जिन चीज़ों के लिए सोर्स चेंज करना सही है वो मैंने किए, और भाटिया के कुछ नोट्स की जगह मैंने सेरेबेलम के क्विक रिविजन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने बताया कि सर्जरी, गायनी, पीडिया, एनाटमी और साइकी मैंने भाटिया से ही पढ़ा था। MCQ मैरो से मैंने किया। इसमें मैंने अराउंड 2023 के पास BTR ज्वाइन किया, क्योंकि एक BTR का बहुत बड़ा वो था कि यार BTR नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो वहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार एक बार BTR पढ़ के देखना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या BTR इनफ है? मेरे पास भी था, मुझे भी लग रहा था कि क्या किया जा सकता है, बट BTR को एज अ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स यूज़ किया या रिवीजन के लिए यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ। मैंने अराउंड 2023 में दिसंबर में लगभग मैंने BTR ज्वाइन किया, और एक फोमो था काफ़ी कि नहीं BTR के बिना नहीं हो पाएगा, और सच में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने वो BTR को सिर्फ एज अ रिवीजन या फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स यूज़ किया। मैंने उसके सारी चीज़ें फॉलो नहीं की, बट क्या BTR इनफ है? इस चीज़ का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मैंने काफ़ी पढ़ाई करी है BTR से, और वो बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत अच्छे से मैम ने कंपाइल किया है, जैनब मैम ने, और बाकी जो डिटेल्स हैं मैं उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अलग से दूंगा, बट मैंने उसको यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स की तरह यूज़ किया था। एक लास्ट चीज़ इस वीडियो के लिए वो ये है कि मैं ऑफलाइन नोट्स से आईपैड में शिफ्ट करना भी, या फिर मतलब टैब में शिफ्ट करना या PDF से पढ़ना मुश्किल है, होता है। आपको एक फ़ील आती है बुक में पढ़ने में, और या जब आप नेट ऑन करके पढ़ते हो अपने टैब में तो डिस्ट्रैक्शन का काफ़ी चांस होता है। बट मैंने क्यों किया, देखो एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, आप लेके जा सकते हो सारे नोट्स, आप एक साथ वहाँ नहीं ले जा सकते, बट आपको क्योंकि एज अ 19 सब्जेक्ट को वोल पढ़ना है तो वहाँ लेके जा सकते हो। जब आप ड्यूटी जा रहे हो तब भी आप किसी भी नोट्स को उस टाइम पे खोल के पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम MCQ कर सकते हो। पहली चीज़ ये से, दूसरा मुझे पहले ही समझ आ गया था कि फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, और जैसे मैं मान लो मैरो के MCQs कर रहा हूँ तो वहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकता था सेम टाइम पे। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो है क्राइटेरिया लगभग यहाँ पे, ये देखो, ये जो नोट्स है वो सेरेबेलम के हैं, PSM के नोट्स हैं ये, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं ये मैरून में उन्होंने उसके पर्ल्स में जो मिलता है उसमें यहाँ पे मुझे मिला था। तो ये चीज़ें कि लाइव एटेन्यूएटेड कौन सी हैं, किल्ड कौन सी हैं, टॉक्साइड कौन सी, ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने कंपाइल किया, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और ये नोट्स तो मेरे ओरिजिनल सेरेबेलम के हैं ही। तो ऐसे करके काफ़ी ईजी हो जाता है, वरना कहाँ आप लिखते रहोगे एक एक चीज़ें साइड में, वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, टैब वॉज मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम ऑफलाइन नोट्स टू टैब वॉज बेस्ट डिसीजन, जिसने मुझे हेल्प किया। तो वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में इसका बनाऊँगा, और उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप फर्स्ट रीड से लेके फाइनल रिवीजन प्लान कर सकते हैं, या फिर कैसे मैंने प्लान किया। दूसरा, लगातार जब आप पढ़ते हो तो एक बहुत ज़्यादा बर्नआउट होता है, आप वो कैसे मैनेज कर सकते हो। एग्ज़ाम के कुछ लास्ट जो 2-3 महीने होते हैं वो कैसे मैनेज करने होते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग स्टार्टिंग से करनी होती है, छोटी कॉपी क्या होती है, 20th नोटबुक क्या होती है, जो आपको कैसे बनानी चाहिए, या फिर आपको किसी कोचिंग से जो डायरेक्टली मिलती है वो आपको फॉलो करना चाहिए। आखिरी के जो 3 दिन होते हैं एग्ज़ाम के, वो क्या आपको करना चाहिए, उसके लिए क्या प्लानिंग होती है, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या BTR इनफ है। तो इसके अलावा सारे जो डाउट्स होंगे आपके, जो आप या मेरे को बीइंग मेडी को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी मैं देख लूँगा, अगर जो भी वीडियोज़ होंगे मैं उससे सॉल्व कर दूँगा। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब डॉक्टर बीइंग मेडी को, या डॉक्टर अंकित देवांगन, और इंस्टाग्राम पे मुझे बीइंग मेडी को में फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो भी आपको डाउट्स हैं या जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करो नीचे। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मैं उन चीज़ों को सॉल्व करूँगा। थैंक यू गाइस।